नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे चावल की, जहां पर महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार ने अब यहां पर स्टॉक लिमिट लगाने के साथ साथ मैंडेटरी स्टॉक डिस्क्लोजर्स की भी बात करी है। क्या है इसके मायने और क्या असर पड़ सकता है इसकी चावल की अवेलेबिलिटी और भावों पर, इसके पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे खाने के तेलों की माफ कीजिए, जहां पर पिछले हफ्ते हमने मुनाफा वसूली लगातार यहां पर बनते हुए देखी है। खाने के तेल पिछले एक महीने में करीबन 3%, तो पिछले एक साल में करीबन 17% की गिरावट दर्ज करते हुए नजर आए हैं। साथ ही बात करेंगे यहां पर कच्चे तेल की, जहां पर चीन की मांग में कमी और जो सीज फायर जारी है इजराइल और गाजा के बीच में, उसका असर हमने खाने के तेलों पे आता हुआ देखा है। पिछले हफ्ते की 6% की गिरावट के बाद इस हफ्ते की शुरुआत भी $80 के नीचे हुई है। यहां से कैसे कर सकते हैं कारोबार, क्या सकती हैं रेंजेस, इस पर करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट्स के CMD विजय सेतिया, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ED डॉक्टर BV मेहता और वेंचर सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज NS रामास्वामी। कच्चे तेल से यहां पर शुरुआत कर लेते हैं। मिस्टर रामास्वामी, कैसे देखते हैं आप यहां पर प्राइसेस, क्योंकि 84 का ऊपर का लेवल पिछले हफ्ते का हाई था और उसके बाद 77 के आसपास का कारोबार, यानी कि 7% की गिरावट अपने हाई से पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी है। यहां से अब इस हफ्ते क्या वॉच करना चाहेंगे और कैसे देखते हैं प्राइसेस? मैडम, गुड मॉर्निंग। देयर इज अ प्रेशर, ऑयल में बिल्कुल प्रेशर जारी रहेगी, बिकॉज जिस तरह का जो टेंशंस जो गाजा वर्सेस इजराइल का जो चल रहा है, दैट जिटर जो है, तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह के कारण इवन यूनाइटेड नेशंस आगे मतलब रेस्क्यू करने का एक डेस्पायर सिचुएशन बता रही है। तो हम समझ रहे हैं कि इस तरह का जो सप्लाई का कट होने का संभवता है, और एक तरफ ये भी न्यूज आ रही है कि कहीं पीस टॉक्स भी होने जा रही है। तो मैं समझ रहा हूँ जिस तरह का डिमांड फैक्टर अभी तक बिल्डअप नहीं हो रहा है, और चाइना एज अ वेरी लीडिंग रोल जो प्ले कर रही है, whether it is through the real estate or through the banking or the Evergrande real estate की, वहां से जिस तरह का इकोनॉमी का इम्पैक्ट जो आ रही है, ये सारा जो है इंडस्ट्रियल डिमांड में भी आ जाएगी, ऑयल में भी आएगी और कॉपर या बेस मेटल्स में भी आएगी। तो कच्चे तेल में लगातार एक बार सेल ऑन एवरी राइज इज व्हाट इज रेकमेंडेड, और कच्चे तेल में हम समझ रहे हैं कि लगभग 5,600 900 तक की भाव आने की संभावना है आपकी हाल ही की प्राइस से 5,900। और रही WTI की प्राइस लेवल, शायद एक सपोर्ट मिल रही है $70 में, तो 70.65 के आसपास तक आने की संभावना है। तो द सिचुएशन इज अ बिट ऑफ वीकनेस इन द क्रूड ऑयल। मैंने समझ रहा हूं कि अब कहीं भी तेजी का न्यूज आ चुकी है वहां पर, तो और जिस तरह का पेरोल की भी जो डेटा आई है, वहां से भी जो इंटरेस्ट रेट की FOMC की जो बात है, वो कट की तो संभवता अभी फिलहाल नहीं है जब तक मई मंथ नहीं आएगी। तो शायद आगे 1-2-3 महीना तक एक प्रेशर सा बिल्ड हो सकती है ऑयल में। ओके साथ ही नेचुरल गैस से भी रामास्वामी, आपके कमेंट्स क्या रहेंगे? यहाँ भी हमने लगातार गिरावट के बाद अब प्राइसेस थोड़े से स्टेबल होते हुए देखे। इनफैक्ट जिस साल की शुरुआत जिन स्तरों से की थी, वापस वहीं आकर कारोबार कर रहा है। क्या रेंज, क्या व्यू है इन लेवल से? नेचुरल गैस में करीब एक लेवल बाइंग का भी लग रहा है, क्योंकि दैट इज ओनली सीजनल इम्पैक्ट जो है हो सकती है। अराउंड 176-175 का रेंज अब जो चल रही है, वहां से एक 184 का एक टारगेट हमें नजर आ रही है। दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो इन फॉर अ बाइंग। तो नेचुरल गैस लुक्स ऑन ए सीजनल मैनर, भले क्रूड ऑयल के जो भी फैक्टर्स गवर्न कर रही है, जो मंदी की बात है, बट नेचुरल गैस स्टिल हैज अ स्कोप फॉर गोइंग अप टू अराउंड 184 लेवल्स तक जा सकती है। हालांकि 169 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो 169 का स्टॉप लॉस रखते हुए हमें राइड करना चाहिए 175 के लेवल्स पे फॉर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ 184। साथ ही साथ यहाँ पर मेटल्स की भी बात करना चाहेंगे मिस्टर रामास्वामी, क्योंकि यहाँ पर भी एक मुनाफा वसूली लगातार बनती हुई नजर आई है। बाजार को अब ये चिंता है कि जिस तरह का स्ट्रॉन्ग US डेटा आया है और डॉलर इंडेक्स में जो बढ़त है, उसका असर हम यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देख रहे हैं। अब तक अगर 2024 की बात करें तो फ्लैट से हल्की सी मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी देखने को मिली है ज्यादातर मेटल्स में। यहाँ से क्या करने की राय? Pressure. That is the pressure. The entire factor is on China. The China market itself is on a sell-off. और एकदम जो बोलते हैं लैक ऑफ होप, गवर्नमेंट स्टिमुलस आएगी क्या, ये भी लैक है। स्ट्रेस जो है वहां की बैंकिंग सेक्टर में, प्रॉपर्टी सेक्टर में, सभी में सेक्टर में एक प्रेशर सा है। ग्रोथ भी
भी यदि हम देखें, आईएमएफ ने जो प्रेडिक्शन किए हैं चाइना की ग्रोथ के बारे में जीडीपी का, अराउंड 2024 में 4.6 की बात कर रहे हैं और आगे चल के और 3-4 साल में तो दे आर एक्सपेक्टिंग 3.4। इस तरह का जो चाइना डिमांड जो है, विच इज वन ऑफ द मेजर इंपोर्टर विच विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन कॉपर या बेस मेटल्स में, तो यहाँ पर भी इस तरह का कारोबार में बेस मेटल्स में थोड़ा बहुत मंदी का ही लग रहा है और हमें लग रहा है कि एक लेवल पे एक सेलिंग आ सकती है, लगभग एंट्री लेवल 720 के आसपास सेलिंग करके 709 के आसपास भी आ सकती है या इवन 700 के क्लोज लेवल्स पे आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म इज बेस मेटल, देयर इज अ प्रेशर, there is a China factor which is governing, that is sluggish Chinese economy which is driving the market for base metals. ओके तो ये रही बेस मेटल्स पर, जहां पर आज के कारोबार में हम थोड़े सा नरमी ही देख रहे हैं और कोई खास एक्शन बना हुआ है नहीं। पिछले हफ्ते तरीके के ही ट्रेंड इस हफ्ते भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नज़र एक बार आप डाल लेते हैं सोने, बात करेंगे इनफैक्ट हम सोने चांदी की भी, लेकिन उससे पहले अब बात कर लेते हैं राइस की। और जैसे शो की शुरुआत में भी आपको बताया गया कि सरकार ने ट्रेडर्स मिलर्स को राइस स्टॉक को डिक्लेयर करने के लिए कहा है गवर्नमेंट पोर्टल पर, और हर फ्राइडे को जो अपनी स्टॉक पोजीशंस हैं पैडी की वो ट्रेडर्स को मिलर्स को डिक्लेयर करनी होगी। इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विजय सेतिया मौजूद है चमनलाल सेतिया से। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है इसके मायने आप क्या देख रहे हैं? क्या सरकार को आशंका है कि होर्डिंग हो रही है, इस वजह से ये कदम उठाया गया है? क्या व्यू है आपका? नहीं, मेरा मानना है कि पहले तो सरकार को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की इन्वेंट्री को ठीक से देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया का 85 to 90% राइस बिजनेस एफसीआई के कंट्रोल में है, चाहे वो पैडी परचेज है या राइस परचेज है। और दूसरी तो गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन लिया है उसको भी मैं ठीक मानता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट अगर ओवरऑल पोजीशन लेना है, क्योंकि ये ओजीएल में ट्रेड था, ओपन जर्नल ट्रेड थी, इसमें बहुत लोगों ने अपना पैसा लगाया, इसके स्टॉक में लगाया, तो गवर्नमेंट ये भी देखना चाहती है कि लोगों के पास स्टॉक कितना है, कि कहीं ये आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन तो नहीं मार्केट में आ रहा। तो इकोनॉमिकली ये गवर्नमेंट का डिसीजन ठीक है कि जिन लोगों के पास स्टॉक है वो सरकार को इंफॉर्मेशन दें। लेकिन इसमें सर एक पक्ष भी देखना है, जो रिटेल वाला सेक्टर है, जहां लोग कोई 10 क्विंटल 20 क्विंटल चावल लेके बैठा, उनसे लेना पोर्टल पे कोई ज्यादा, तो इसके अंदर अगर गवर्नमेंट एफसीआई से, राइस इंडस्ट्री से, होलसेल से इंफॉर्मेशन ले रही है तो उसमें कोई गलत नहीं। और गवर्नमेंट असली मायने में कीमतों को काबू में रखना चाहती है, जैसा कि ये सामने आ रहा है कि नॉन बासमती में प्राइस 13-14% बढ़ गए हैं। तो अब गवर्नमेंट ने अपना 29 रुपीज राइस जो मार्केट में राइस के नाम से शुरू करने जा रही है। चावल के दाम ऊपर नहीं जाने वाले, बासमती के दाम तो पहले ही 8-10% नीचे की तरफ हैं। ये रेड सी की वजह से भी रुकावट है और कंट्री में पिछले साल की प्रोडक्शन ज्यादा से भी इंडिया में बासमती प्राइस नीचे की तरफ। जी मैम। जी मिस्टर सेतिया, जैसे आपने कहा कि भारत राइस एक चीज़ है जिसके बारे में काफ़ी समय से बातचीत है और सरकार ने इसे कंफर्म भी किया है। अब यहाँ पर कितना उसकी वजह से आवक आप बाजार में आता हुआ देखते हैं और इंडस्ट्री के लिए अब इसके क्या मायने हैं? माफ़ कीजिए, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर एक्सपोर्ट पे कर्ब्स है, दूसरी तरफ सरकार आपसे स्टॉक्स मांग रही है, तीसरी तरफ सरकार खुद ही यहाँ पर चावल बाजार में बेचने की बात कर रही है। और जैसे आपने कहा 85-90% तो वैसे भी एफसीआई के थ्रू यहाँ पर बिजनेस होता है। तो चावल एज एन इंडस्ट्री इन सब मेजर्स को कैसे देखती है? देखिए, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है प्राइसेस को नीचे रखने का है, और नीचे रखने का, कंज्यूमर का इंटरेस्ट वॉच करने का। फार्मर के लिए उन्होंने अच्छा रेट पहले दे दिया, पैडी उन्होंने हायर प्राइस पे ली हुई है। और जो ये गवर्नमेंट की मंशा है कि प्राइस ठीक रखना है, उनको गेहूं के केस में एक बड़ी अच्छी सक्सेस मिली है। उन्होंने पिछले 3 महीने में गेहूं आटा के प्राइस को रीजनेबली काबू करके रखा। चावल के अंदर क्योंकि ओजीएल में है, तो गवर्नमेंट को इसमें भी ये डाटा लेना जरूरी है कि एफसीआई का स्टॉक तो हम मान लेते हैं 85%, कहीं ये और किसी ऐसे जगह पे भी रुका हो तो गवर्नमेंट की नॉलेज में आ जाएगा कि कहीं आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन तो नहीं बन रहा मार्केट में। तो कोई इसमें बुराई नहीं है, सरकार ने जो भी कदम उठाया एज ए राइस इंडस्ट्री, मेरी इंडस्ट्री तो इसको वेलकम करती है।
और कोऑपरेट करेगी कि भी गवर्नमेंट सही डिसीजन लेने डाटा बेसिस पे ही सही डिसीजन ले पाएगी, तो इसमें कोई गलत नहीं है। मिस्टर और सेतिया, प्राइस जैसे जो है, आपने कहा कि सरकार ने यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जी कि मार्केट के सेगमेंट्स हैं। कोई लोग 20 रुपए वाला चावल लेना चाहता है, कोई 40 वाला, कोई 60 वाला, कोई 80 वाला और कोई 100 वाला। तो गवर्नमेंट ने जो सबसे वीकर सेक्शन है उसका इंटरेस्ट वॉच किया है। बाकी लोगों को तो नॉन बासमती की सुपीरियर वैरायटी 60, 70, 50 में मिलती हैं, तो गवर्नमेंट से उसमें नहीं है। गवर्नमेंट को है जो कॉमन मैन के लिए राइस है उसकी कीमत नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसके लिए ये वेलकम स्टेप है। जी मिस्टर मैम। सेतिया, दो चीजें यहाँ पर, जैसे आपने कहा सरकार चेक करना चाहती है क्योंकि एक्सपोर्ट रोकने के बावजूद भी हमने चावल के भाव गिरते हुए नहीं देखे। तो दूसरा, जैसे आपने कहा कि सरकार यहाँ पर काफी हद तक होर्डिंग चेक करना चाहती है। एज एन इंडस्ट्री आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज लोग शायद इसमें एज ऑफ नाउ इन्वेस्टेड हैं? और तीसरी बात, ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं चावल के लिए, दूसरी कमोडिटीज के लिए भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और अब जिस तरह से हम बार बार सरकार की तरफ से ये जो मेजर्स आता हुआ देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट उसका इंडस्ट्री देखती है? देखिए, इंफॉर्मेशन लेना कोई रुकावट नहीं है। सरकार कोई नहीं कर रही, गवर्नमेंट सिर्फ अपने कंट्री के अंदर अपनी सिचुएशन को एग्जामिन कर रही है। वो तो दुनिया में कोई भी सरकार है अपने कंट्री के सारे डाटा इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन लेके ही नेक्स्ट पॉलिसी बनाती है। सरकार ने जो कदम उठाए, कोई नया कदम इसमें नहीं उठाया गया। नॉन बासमती रॉ राइस का एक्सपोर्ट पहले ही बैन है और वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अलाउड है। उसके लिए मैंने पहले भी एक बार बोला था कि ट्रेड जो है वो एक्सपोज नहीं करती हम कितना एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। एक्सपोर्ट होने के बाद गवर्नमेंट से फिगर आती है कि इंडिया ने इतना चावल एक्सपोर्ट किया। जो सरकारी एजेंसी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सपोर्ट की बात आती है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पहले ही अनाउंस हो जाता है, जी 5 लाख टन, 9 लाख टन इतना चावल एक्सपोर्ट में जाएगा। तो वो एक मार्केट को इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देने का या सेंटिमेंट्स को चेंज करने का काम करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि चावल के दाम कोई ज्यादा बढ़ने वाले हैं। सरकार ने जो कदम उठाए हैं धीरे धीरे वो अपना असर मार्केट में दिखा रहे हैं। जी। तो क्या मान के चले प्राइसिंग को लेकर यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे तो थोड़ा हल्का भी हो सकते हैं क्या, या इन्हीं स्तरों के आसपास रहेंगे विजय जी? देखिए, ऐसा कि गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा फोकस किया है आम आदमी को जो चावल देना है 29 रुपीज, बहुत रीजनेबल प्राइस है। तो उस सेगमेंट को तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि उसमें कीमत नहीं बढ़ेगी। और अगर किसी और चीज की कीमत बढ़ती है जहां लोग अफोर्ड करते हैं, तो मेरा ख्याल है सरकार ने जो ये डाटा भी लिया है तो उससे भी मार्केट को अपनी एक क्लैरिटी हो जाएगी कि राइस का इतना अगर स्टॉक है नेक्स्ट ईयर। अभी गेहूं का समय आने वाला, गेहूं के बाद फिर जैसे राइस का आएगा, तो अभी अगर इंडिया में स्टॉक अच्छा है तो मैसेज चला जाएगा कि अननेसेसरी अगर आप मार्केट में होल्डिंग करके या किसी भी वजह से मार्केट में प्राइस गलत तरीके से बढ़ रहे हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से चला जाएगा कि अपने आप को डिसिप्लिन करो। और गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि एमआरपी और एक्चुअल प्राइस में भी फर्क बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। नॉन बासमती अगर एक जगह पे 50 रुपए की और आपने एमआरपी ऊपर 70-75 लिख दी, तो कई जगह पे उसका भी फायदा उठता है। अपनी एमआरपी को भी कम और ठीक ढंग से लिखने के लिए भी गवर्नमेंट ने एक एडवाइस ही किया है। अभी तक तो गवर्नमेंट एडवाइस कर रही है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिससे ट्रेड को नुकसान पहुंचे। और जो नॉन बासमती एक्सपोर्ट की बात है कि सडनली इंडिया ने पिछले सालों में जैसे हम वर्ल्ड नंबर 1 बन गए, 40% बिजनेस इंडिया का हो गया, किस प्राइस पे हमने चावल एक्सपोर्ट किया उसको भी तो देखने की बात है। कि आपने 45 लाख टन जो बासमती एक्सपोर्ट किया वो करीब करीब 38,000 करोड़ का, और 17 मिलियन टन के करीब 17.5 मिलियन टन नॉन बासमती एक्सपोर्ट किया, वो 60,000 करोड़ में किया। तो जो कॉमन मैन का आदमी अगर थ्रोवे प्राइसेस पे एक्सपोर्ट हुआ, ब्रोकन पे एक्सपोर्ट हुए, तो वो कंट्री में भी रिक्वायर्ड है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट एक बड़े बैलेंस तरीके से चल रही है। देखते हैं कि इसके आगे क्या रिजल्ट्स आते हैं, पर पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल। तो प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए ही सरकार ये लगातार कदम उठा रही है। पिछले एक साल में भाव बढ़े हैं।
डिस्पाइट अच्छी फसल होने के बावजूद भी अब यहाँ से शायद भाव ऊपर नहीं जाएंगे, यही व्यू हमें फिलहाल मिला है। शुक्रिया विजय जी अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए इस डेवलपमेंट पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे एडिबल ऑयल्स पर। इंटरनेशनल मार्केट्स में खाने के तेलों के दाम कम हुए हैं, क्या असर होगा डोमेस्टिक मार्केट्स में, इस पर करेंगे चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के बाद ऐसा स्ट्रैटेजीज भी लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। जल्द वापस आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। और बजट में पिछले हफ्ते हमने देखा, जो कि इंटरिम बजट था, कि हमने वेजिटेबल ऑयल सीड मिशन यहां पर वित्त मंत्री को लॉन्च करते हुए देखा। क्या है इसके मायने, जानने के बात करेंगे अतुल चतुर्वेदी जी से, जो चेयरमैन है इंडिया फार्म अलायंस ऑयल अलायंस के। मिस्टर चतुर्वेदी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। इससे पहले हमने पाम ऑयल मिशन भी लॉन्च होते हुए देखा है, अब एडिबल ऑयल मिशन भी यहाँ पर लॉन्च हुई है। पहले तो क्या रिपोर्ट कार्ड है पाम ऑयल मिशन का, इसको ऑन ग्राउंड आते आते किस तरह का असर आप बनता हुआ देखते हैं? और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की भी प्रेस रिपोर्टिंग हुई है अतुल जी, काफ़ी हद तक इंडिया एडिबल ऑयल रिपोर्टिंग में सुर्खियों में रहा। हमने पाम तेल में पिछले हफ्ते करीबन 6.5-7% की गिरावट भी आते हुए देखी, ऑलमोस्ट 4000 का स्तर छूने के बाद 3800 के नीचे के लेवल्स फिलहाल। कैसे ही देखते हैं दोनों चीज़ों को? देखिए, जहां तक पाम ऑयल के मिशन का सवाल है, मैं समझता हूँ आंध्र प्रदेश में तो इट हैज बीन अ वॉपिंग सक्सेस। पर जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, मेरे को लगता है नॉर्थ ईस्ट में चैलेंजेस काफी ज्यादा आ रहे हैं। वहाँ की टेरेन भी उतनी बढ़िया नहीं है और शायद वहाँ पे एग्रीगेशन वगैरह में भी थोड़ी तकलीफें आ रही हैं। तो अगर पाम ऑयल को हम लोग समराइज करें तो आई थिंक आंध्रा इट इज अ मैसिव सक्सेस, बट नॉर्थ ईस्ट में lot many challenges remain। अच्छा, जहां तक पाम ऑयल के प्राइसेस का सवाल है, पाम ऑयल क्या सारे ही तेल देखिए नरम हो गए हैं। सोयाबीन तेल, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल या पाम ऑयल, ये अजीबोगरीब माहौल है कि सारे के सारे तेल $900 की रेंज में आ गए हैं CNF इंडिया। मेरा तो ये मानना है कि पाम ऑयल का जो ये अभी डिफरेंशियल है सोया से, जो प्रैक्टिकली खत्म हो गया है, इसको थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज पाम की डिमांड थोड़ी हिंदुस्तान में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और जहां तक प्राइजेस का सवाल है, तो हिंदुस्तान में मस्टर्ड की क्रॉप तो इस समय बहुत बढ़िया शेप अप कर रही है, तो मैं नहीं समझता हिंदुस्तान के प्राइजेस कहीं भाग जाएंगे। जहां तक नेशनल मिशन का सवाल है, ये द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। ये मैं समझता हूँ 2 साल पहले भी ये आत्मनिर्भरता के ऊपर कुछ ऐलान हुए थे, पर ग्राउंड लेवल पे कोई बहुत ज्यादा हम लोगों ने काम होते देखा नहीं। बट डेफिनेटली दिस इज अ वेलकम साइन। कोई भी देश आज 1,40,000 करोड़ का इंपोर्ट बिल लंबे पीरियड तक नहीं सह सकता है। तो आई थिंक अगर हिंदुस्तान में इसकी तरफ तवज्जो, एडिक्वेट तवज्जो नहीं दी गई, तो ये बिल तो बढ़ते ही चले जाने वाला है। तो मैं समझता हूँ इट्स अ वेलकम साइन, बट ओनली थिंग इज कि ये ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके फाइन प्रिंट और प्राइवेट सेक्टर को कैसे इसमें इन्वॉल्व करेंगे, वो एक देखने वाली चीज है। बस एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस बार लगता है गवर्नमेंट थोड़ी सीरियस है, क्योंकि उन्होंने जो एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को अपोज करना प्रैक्टिकली अमाउंट्स टू बीइंग एंटी नेशनल। तो इसका मतलब ये सिंपली बात है कि द गवर्नमेंट इज नॉट फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग ऑयल सीड का प्रोडक्टिविटी, जो कि अपना सबसे बड़ी तकलीफ की चीज रही है। हाँ जी, ओके अतुल जी, लेकिन अगर हम मौजूदा सिचुएशन की बात करें तो आपसे समझना चाहेंगे कि फिलहाल डिमांड सिनेरियो कैसा है डोमेस्टिक मार्केट्स में, इंपोर्ट्स ट्रेंड्स यहाँ से कैसे एक्सपेक्टेड हैं, और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस बढ़े हैं तो उसका कुछ इम्पैक्ट रह सकता है क्या फिर, या फिर आपको लगता है कि मौजूदा लेवल्स के आसपास से प्राइसेस रहेंगे? देखिए, हमारे लोगों का मानना ये है कि इंपोर्ट जो है लास्ट मंथ में भी तकरीबन 11 मिलियन टन के आसपास हुआ है। इंपोर्ट्स थोड़े रिलेटिवली मॉडरेट रहेंगे इस महीने में। जैसे फरवरी मंथ भी है ना, हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10.5 मिलियन टन के आसपास आएगा। ये पाम ऑयल का थोड़ा इंपोर्ट रिलेटिवली कम हो सकता है। सोया और सनफ्लावर ये दोनों अबाउट 2-2 मिलियन टन आए हैं, और पाम तकरीबन 7 मिलियन टन के आसपास एक्सपेक्टेड है। तो प्राइसेस तो कहीं से कहीं अभी कहीं भागने वाले नहीं है। हिंदुस्तान में स्टॉक की अवेलेबिलिटी एडिक्वेट है, और डिमांड भी मैं नहीं कह सकता कि बहुत अच्छी है, पर डिमांड डेफिनेटली
इज ऑल राइट, मतलब कोई नॉर्मल डिमांड है अभी। ओके, चलिए शुक्रिया अतुल जी अपने व्यूज़ देने के लिए इस खबर पर और बताने के लिए किस तरीके की डिमांड और प्राइस सिनेरियो डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेक्टेड है। थैंक यू सो मच। लेकिन एन रामास्वामी हमारे साथ बने हुए हैं, फोकस करते हैं कुछ और ट्रेड्स पर। स्वामी जी बताइए, आपने बेस मेटल्स और साथ ही साथ एनर्जी पैक पर तो राय दी, लेकिन कुछ और ट्रेड्स आपकी तरफ से जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? हाँ, मैं समझ रहा हूँ गोल्ड एक अच्छा खासा एक मंदी के तरफ है अभी भी शॉर्ट टर्म के लिए। गोल्ड को देखना है तो देयर आर 2-3 वैलिड पॉइंट्स व्हिच हैज टू बी चेक्ड अपॉन। वन इज दैट फोकस इज ऑन एंटायरली एफओएमसी के यूएस की जो मई मंथ की मीटिंग के ऊपर पूरे के पूरे फोकस है, क्योंकि जो इस तरह जो ब्याज की दर जो है, इंटरेस्ट रेट्स आर सो हाई, देयर इज वेरी ब्लीक चांसेस ऑफ एनी रेट कट्स। इस तरह का फेड चीफ के पोवेल के भी कमेंट आ रहे हैं, तो इस तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डैम्पन करती है या ऑयल डिमांड को कम करती है। पर सोना में इम्पैक्ट जो ट्रेजरी यील्ड की बात यदि करें, वो सर्जिंग है अभी भी। ट्रेजरी यील्ड स्ट्रांग है, 10 ईयर की या 2 ईयर की पेपर देखें तो वो स्ट्रांग है। डॉलर इंडेक्स अभी भी मजबूती के कारोबार में है, तो ये जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हो रही है गोल्ड के लिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो जो जॉब रिपोर्ट जो आई है यूएस की, जो वो भी एकदम स्ट्रांग नंबर से आई है। तो इस तरह का जो प्रेशर जो है इंटरेस्ट रेट का इन्फ्लेशन की वजह से अभी भी रेट कट ब्लीक चांसेस के वजह से गोल्ड में इंपैक्ट पड़ती नजर आ रही है। करीब कॉमेक्स के लेवल्स यदि हम देखें 2030 के आसपास जो चल रही है, लगभग एक सेलिंग अभी भी कर सकते हैं। 2017 तक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। और यदि एमसीएक्स की लेवल्स यदि देखें तो करीब 59,480 लेवल तक आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म एक व्यू है, पर 2024 आफ्टर द सेकेंड हाफ ईयर ऑफ 2024 वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड राइज इन गोल्ड। गोल्ड तेजी है लॉन्ग टर्म के लिए, पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रेशर होगा। ओके, तो लॉन्ग टर्म में व्यू तेजी का है, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्राइसेस थोड़ा सा रेंज में थोड़े से स्लाइट प्रेशर में रह सकते हैं। चलिए शुक्रिया एन रामास्वामी आपका आने के लिए शो में और अपने व्यू स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए वादा मार्केट का एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।